हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार के बारे में संपूर्ण जानकारी एक ही शॉट पे हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक से आप लोगों को पता है कि हमारी हर वीडियो ट्रिकी होती है ताकि आप लंबे समय तक उसे याद रख सकें। और यकीन मानिए दोस्तों कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं पीएससी लेवल के सारे क्वेश्चन इसमें आपको इंक्लूड करके दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स, जैसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, क्या होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे अधिकार, ऐसे राइट्स जो हमें मानव होने के नाते दिए जाते हैं, इंसान होने के नाते दिए जाते हैं, जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए मूल रूप से जरूरी है, उसे ही हम मौलिक अधिकार कह देते हैं। तो सारे देशों में अपने अपने मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन विश्व स्तर पर बात करूंगा तो सबसे पहले ब्रिटेन में राइट्स ऑफ बिल्स के नाम से इसको प्रस्तुत किया गया, और 1689 में ब्रिटेन में पहली बार लोगों को फंडामेंटल राइट प्रदान किए गए। इसके बाद सन 1789 में जैसे ही अमेरिका का संविधान का निर्माण हुआ, 1791 में अमेरिका ने भी अपने लोगों को फंडामेंटल राइट्स क्या किए, प्रोवाइड करवाए। ठीक है दोस्तों, तो बात आती है हमारे इंडिया की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा संविधान केवल हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि हमने अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लिया है। जैसे जर्मनी की बात करें तो वहां से आपातकालीन व्यवस्था ली हुई है, ठीक है ना। राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो अमेरिका से लेके रखा है। राज्यपाल की बात करें तो कनाडा से लेके रखा है। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं जल्द ही बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग कंजूसी करते हैं लाइक करने में, कमेंट्स करने में। दोस्तों 1 सेकेंड का वक्त लगता है, आप जरूर करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, मैंने बताया कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स कहाँ आए, ब्रिटेन में। ब्रिटेन के लोगों को प्रदान किया गया। इसके बाद अमेरिका में कब, 1791। ठीक है दोस्तों, 1791 में। बात आती है भारत की। तो जैसे ही भारत की बात करें तो आप लोगों को कांग्रेस अधिवेशन पता होगा। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में होती है A.O. ह्यूम के जरिए। ठीक है दोस्तों, और उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, चूंकि वो डफर था, आप ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो आपको दूंगा। लेकिन आप थोड़ा सा समझें कि फंडामेंटल राइट्स आखिर ये आया कहाँ से, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो 1885 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है, तो हर वर्ष क्या होता था, कांग्रेस सेशन आयोजित किया जाता था, जिसमें देश भर के लोग क्या करते थे दोस्तों, उस मीटिंग में, सेशन में, सत्र में जुड़ते थे और एक नई नीति लेकर आते थे। हर वर्ष कभी कभी ऐसा होता था कि एक वर्ष में ही 2 बार हो जाते थे, वो जरूरत पड़ने पे होता था। उसकी जब वीडियो आएगी तो और डिटेल में बात करेंगे। तो हर वर्ष सेशन होता था, सेशन में कुछ ना कुछ डिमांड हुआ करती थी। तो बात है 1931 की, जब 46वां अधिवेशन हो रहा था, मतलब 46वां क्या मीटिंग हो रही थी। उस समय ये मीटिंग कहाँ हो रही थी, पूछा जाता है दोस्तों, किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। तो आपका कराची अधिवेशन आपको ध्यान रखना है। कराची अधिवेशन में 1931 को पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, और उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए दोस्तों, पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊं तो जैसे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आ गई, तो आपको इनसे संबंधित जितनी भी जानकारियां बिल्कुल आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनी है विश्व की, वो कितने फीट की है, कहाँ है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस पे कौन सी हम जयंती मनाते हैं, ठीक है ना। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए टेरिटरीज बनाए, यूटी बनाए, ठीक है ना, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो जैसे ही आप ऐसे टॉपिक देखते हैं या कोई भी शब्द देखते हैं तो आपके मन में कम से कम
5 से 10 क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही तैयारी की जाती है, एक वर्ड को आप दूसरे वर्ड दूसरे टॉपिक से कोरिलेट करें, और यकीन मानिए ऐसे करने का जो आपको फायदा और उसका जो परिणाम नजर आएगा ना, बिल्कुल आपको अचंभव करने वाला होगा। ठीक है दोस्तों, तो कराची अधिवेशन 1931 46वां जो आपका अधिवेशन था, ठीक है ना, सीरीज था, तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। और हमने जो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, कहाँ का प्रावधान हमने क्या किया है, अडॉप्ट किया है, तो वो आपका अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अमेरिका से हमने सबसे पहले मौलिक अधिकार लिया। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, संविधान में टोटल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। भाग का मतलब होता है लेसन। ठीक है दोस्तों, जैसे आप जैसे हिंदी विषय पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो हिंदी में ऐसे लेसन दिए रहते हैं, ठीक है ना, उसके अंतर्गत हमें और अंदर चैप्टर दिए रहते हैं, या ये कहते हैं यूनिट दिए रहते हैं, उनके अंदर जो चैप्टर दिए रहते हैं उनको हम यहाँ पे क्या कह देंगे, जो यूनिट होंगे उन्हें भाग कह देंगे। ठीक है ना, तो टोटल ऐसे ही संविधान को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कितने भाग मिलेंगे, 22 भाग मिलेंगे, और 22 भाग के तीसरे नंबर के भाग में आपको क्या मिलेंगे, मौलिक अधिकार। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, भाग 3। और पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आपका क्या होगा, मौलिक अधिकार भाग नंबर 3। दोनों के आंसर सेम होंगे। अब दोस्तों हमें कितने फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं, तो हमें टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं, और उन्हें बिल्कुल हम ट्रिकी वे में याद करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम ट्रिक किस प्रकार से बनाते हैं, कितने आसानी से आप लोगों को याद करवाते हैं। देखिए, इसे भी हम बहुत आसानी से याद करेंगे। ट्रिक यह है दोस्तों कि सुमित को स्वतंत्रता क्या मिली, सुमित को स्वतंत्रता मिली तो वह शोषण करना शुरू कर दिया। सुमित को स्वतंत्रता मिली तो वह शोषण करना शुरू कर दिया। किसका शोषण कर रहा है, कैसे शोषण कर रहा है, तो धर्म के नाम पर। ठीक है ना, धर्म के नाम पर और आपके शिक्षा के नाम पर क्या करना शुरू कर दिया, शोषण करना शुरू कर दिया। इसलिए उस सुमित का उपचार जरूरी है। ठीक है ना, तो यही हमारा ट्रिक है। देखिए एक बार और मेरे साथ रिकॉल करेंगे आप। सुमित को स्वतंत्रता क्या मिली, उसने शोषण करना शुरू कर दिया, धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, ठीक है ना, लूटना शुरू कर दिया, शोषण शुरू कर दिया, तो उसका उपचार जरूरी है। और यही हमारा ट्रिक है। देखिए सुमित से बन जाएगा क्या, समता का अधिकार। सुमित से क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए मैं अंडरलाइन करते जाऊंगा जो जो ट्रिकी अपने पॉइंट्स हैं। सुमित, तो सुमित से समता का अधिकार, स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, शोषण तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बाद आपका धर्म तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद आपका है क्या, शिक्षा तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और लास्ट में उसका उपचार करना जरूरी है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हर एक जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर भी आपके विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। तो ये किस किस आर्टिकल में है, किस किस अनुच्छेद में है, तो देखिए सबसे पहले आपको जो समता का अधिकार है, जिसे हम समानता का अधिकार या इक्वालिटी बिफोर लॉ ये भी कहते हैं, तो ये 12 से 18 तक दे रखा है। आप एक बार इसे लिख लेंगे ताकि याद रहेगा, 12 से 18 तक। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक दे रखा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक दे रखा है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक दे रखा है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक दे रखा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसे नोट डाउन कर लें। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे समता का अधिकार। और दोस्तों इसमें देखेंगे कि हमारे एसटी एससी भाइयों को, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा है, आप लोग बहुत समय से वेट कर रहे होंगे कि वो जानकारी कब आएगी। तो बिल्कुल अब हम यही जानेंगे कि जैसे हमें हमारे एसटी एससी भाइयों को जो आरक्षण मिला है, ठीक है ना, हमारे ओबीसी वालों को जो आरक्षण मिला है, आखिर क्यों मिला है, आरक्षण का प्रावधान क्यों सही है। क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये भ्रांतियां होती है कि यार इस कास्ट वालों को आरक्षण दे दिया गया इसलिए इसकी जॉब लग रही है, या इस कास्ट वालों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। तो उसका रीजन क्या है, बिल्कुल A to Z सीक्वेंस से समझेंगे। और दूसरा थंबनेल देखा होगा दोस्तों आप लोगों ने,
जिसमें लिखा है कि मनपसंद लड़की से विवाह करना किस आर्टिकल में है वर्णित है, तो वो भी हम इसी सीक्वेंस में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप वीडियो में बने रहें। अब हम शुरू करेंगे समता का अधिकार, जिसे हम समानता का अधिकार कहते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दोस्तों समानता का अधिकार, जिसे हम राइट ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समानता के अधिकार में अनुच्छेद नंबर 14 से लेके 18 तक दे रखा है, और वो अधिकार क्या क्या है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो 14 नंबर का आर्टिकल है, इसमें हमने लिख के रखा है विधि के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण। तो जो विधि के समक्ष समता जो अधिकार दे रखा है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, और कानून के समान संरक्षण ये हमने यूएसए से लेके रखा। अब दोनों का मतलब क्या है दोस्तों समझेंगे। तो देखिए, विधि के समक्ष समता ये हमने ब्रिटेन से लिया है। इसका मतलब यह होता है कि लॉ के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे ब्रिटेन की रानी हो, ये सबके लिए क्या है, वहाँ के नियम समान है। ठीक है दोस्तों, सबको एक ही सजा मिलेगी। ठीक है ना, मतलब चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे रानी हो, कोई भी अगर क्राइम करते हैं या किसी प्रकार का नियम कानून तोड़ते हैं तो सबके लिए एक ही सजा होगी। तो इस बात को अमेरिका वालों ने क्या कर दिया, नकार दिया, और उन्होंने कहा ऐसा करना गलत है। कैसे गलत है कि भाई कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है जो 5 या 6 साल का है, और एक व्यक्ति है जो 45 या 46 साल का है। ठीक है ना, तो अब देखिए दोनों में अंतर कितना है, एक बच्चे का दिमाग और एक 45 से 46 साल के व्यक्ति का दिमाग। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन किया है। वहाँ पे महिलाओं के लिए अलग नियम, बच्चों के लिए अलग नियम, तो इस प्रकार से उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। उसी को हमने क्या कह दिया, कानून के समान संरक्षण। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए में। इसी प्रकार से हमें कंफ्यूजन, जो एग्जाम में हम कंफ्यूज होते हैं ऐसे ही होते हैं। देखिए, विधि के समक्ष समता दे दिया, किस देश से लिया गया है, तो आप ब्रिटेन लगाएंगे। कानून के समान संरक्षण, तो आप ये बताएंगे यूएसए से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि हम कानून के सामने सभी बराबर हैं, लेकिन इसमें भी क्लासिफाई किया गया है। जैसे देखिए, क्या भारत में कभी किसी महिला को आज तक फांसी लगी, नहीं लगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्लासिफिकेशन दे के रखा है। इसके अंदर भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं, 14(1), 14(2), तो उसमें अलग अलग दे रखा है, तो उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट आपका दे रखा है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर विभेद या प्रतिषेध। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, आप इनके बेसिस पे किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है, आप भेदभाव नहीं कर सकते। मान लिया कोई मुस्लिम धर्म का है, ठीक है ना, तो आपके मोहल्ले में रहता है, तो आप उसके साथ यह भेदभाव नहीं करेंगे कि वो मुस्लिम धर्म का है। ठीक है ना, या कोई ऐसी जाति है जिसे हम दलित कह देते हैं। अब अच्छे हाई जो सोसाइटी है वहाँ पे कोई दलित जाति का व्यक्ति रहता है, तो आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये कानून के खिलाफ है। ठीक है ना, और इसकी प्रॉपर सजा मिलती है। ठीक है ना, तो ये धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके नाम पर आप क्या भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका क्या, लोक नियोजन में समता। अब यही आता है दोस्तों आरक्षण का मामला। अब इसको थोड़ा समझेंगे अच्छे से। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियां, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें समता। ठीक है ना, समता मतलब समानता। तो देखिए आरक्षण क्यों जरूरी है, सबसे पहले आप ये समझें। देखिए दोस्तों, यदि ये हमने एक ब्लॉक बनाया जनरल कैटेगरी वालों का, ये हमने बना दिया ओबीसी वालों का, ये हमने बना दिया एससी वालों का, और ये हमने बना दिया एसटी वालों का। अब ये क्या दर्शा रहे हैं दोस्तों, तो ये डेवलपमेंट दर्शा रहे हैं कि कौन कितना विकसित है। ठीक है ना, तो कौन कितना विकसित है, तो जनरल वाले सबसे ज्यादा विकसित हैं। अब अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी परिस्थिति सही नहीं होती, पर मैं मुख्य रूप से जो संविधान में वर्णित है, जो सभी को एक साथ कैलकुलेट करके रखा गया है, उसी को मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो देखो, जनरल वाले ज्यादा विकसित हैं, उससे थोड़ी कम विकसित ओबीसी वाले हैं, उससे थोड़ी कम विकसित एससी वाले हैं, तो उससे थोड़ी और कम विकसित एसटी वाले हैं।
और जो आरक्षण दिया जाता है किसी भी धर्म के नाम पर नहीं दिया जाता। कभी आपने सुना कि ये हिंदू धर्म के नाम पे हिंदू लोगों को इतने % आरक्षण मिलेगा, या फिर मुस्लिमों को या सिखों को इतने % आरक्षण मिलेगा? नहीं, ये जातिगत होता है, ठीक है ना। और जाति में ऐसे लोग जो वाकई में क्या है, इस मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से क्या है, बहुत दूर है। तो देखिए कैसे, तो ये जो आपने ब्लॉक बना के रखा है हमने, तो इनको क्या करना है, मुख्य धारा में सबको जोड़ना है। और ये जो ब्लॉक्स हैं जो डेवलपमेंट के, इनको क्या करना है, जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, सबको एक सीक्वेंस में लाना, सबको विकास के एक मुख्य धारा में लाना ही ये लोक नियोजन में समता का अधिकार ये आपको बताता है। तो समझ गए होंगे दोस्तों आरक्षण क्यों जरूरी है, ठीक है ना। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ओबीसी को पहली बार 27% आरक्षण किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो इसमें आप ऐड कर लें विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्होंने सबसे पहले ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, ठीक है ना दोस्तों। एक चीज और मिस कर गया दोस्तों, क्षमा चाहेंगे। तो यहाँ पे जो विधि के समक्ष समता है, ये इसके अपवाद भी हैं, उसे भी आप नोट डाउन कर लें। कभी क्वेश्चन बन जाता है कि ये किस पर लागू नहीं होते, तो ये राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन पर लागू नहीं होते। और ये वर्णित है 361 नंबर के अनुच्छेद में, ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्यों लागू नहीं होते? तो ये ऐसे गौरवान्वित पद होते हैं जिससे उस पद की मर्यादा क्या होती है, भंग होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको सजा नहीं मिलती, जैसे ही ये पद से पदमुक्त होते हैं उनको कानून सजा देती है, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया, सजा मिलेगी जरूर, लेकिन कब मिलेगी? आफ्टर, हाँ, मतलब टेन्योर पीरियड खत्म होने के बाद, ठीक है ना। तो ये इसे आप नोट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट है आपका अस्पृश्यता का अंत, ठीक है दोस्तों। तो अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ठीक है ना। तो इस अनुच्छेद में 17 में, और खासकर पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है, जैसे हम छुआछूत कहते हैं, तो ये है 17 में। अब आप किसी भी व्यक्ति से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ठीक है ना, समाज के नाम पर, ये तमाम बेसिस पे जो हम एक दूसरे से, या अमीरी के नाम पे, गरीबी के नाम पे जो छुआछूत करते हैं, तो वो हम नहीं कर सकते, और ये कानूनन अपराध है, ठीक है दोस्तों। और ये किस में दे रखा है? तो एक एक्ट है इसका, ST/SC एक्ट, ST/SC एक्ट 1955। तो ये जो एक्ट है, इसके अंतर्गत इनको विशेष रूप से, जो ST/SC के व्यक्ति होते हैं, इनको विशेष रूप से क्या दिया गया है, संरक्षण प्रदान किया गया है, अलग अलग आपको अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये किसके अंतर्गत है? अस्पृश्यता के अंत के अंतर्गत है, छुआछूत का अंत। अब आ जाती है बात उपाधियों का अंत, आर्टिकल नंबर 18। तो उपाधि कैसे, जैसे हम किसी को राजा की उपाधि दे दिए, किसी को सुल्तान की उपाधि दे दिए, तो ये उपाधियों का अंत इसलिए किया गया क्योंकि देखिए इससे एक सर्वश्रेष्ठ और एक निम्न श्रेणी में क्या हो रहा था, भेदभाव उत्पन्न हो रहा था। जैसे हम किसी को सुल्तान की उपाधि दे दिए तो वो क्या हो गया, सर्वश्रेष्ठ हो गया, ठीक है दोस्तों। और एक जिसकी कोई उपाधि नहीं है तो वो क्या हो गया, निम्न स्तर का हो गया। तो ये बैलेंस करने के लिए क्या किया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया। अच्छा, यदि कोई दूसरा देश उपाधि दे रहा है किसी कार्य के लिए, तो उससे लेने से पहले आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक केस हुआ था, केस ये हुआ था कि जैसे भारत रत्न है, पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार में जितने भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, तो ये भी इनको क्या उपाधियों की श्रेणी में रखा गया है? तो ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये जो पुरस्कार हैं ये सम्मान है, ना कि उपाधि है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कोई भारत रत्न प्राप्त करता है तो वो इस प्रकार से अपने नाम के सामने नहीं जोड़ सकता कि भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद, भारत रत्न आदित्य गोयल, तो ये सब क्या है, इस प्रकार से आप उसे ऐड नहीं कर सकते।
हाँ, ये कह सकते हो कि हाँ, भारत रत्न प्राप्त हुआ है किसको, जैसे राकेश रोशन को। इस प्रकार से आप उसे क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे समानता का अधिकार, जिसे हम राइट ऑफ इक्वलिटी कहते हैं, ये हमारा हुआ खत्म। दोस्तों वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबे हो जाते हैं, इसलिए अब जो नेक्स्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, बस आप लोगों से यही अनुरोध है कि इसी प्रकार आप अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में जल्द ही मिलेंगे और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, धन्यवाद।